देखिए सबसे पहले इसमें हमको पढ़ना है मनी। देखिए मनी क्या है? मनी का सिंपल सा मतलब है एक माध्यम है, ठीक ना, किसी चीज़ किसी को पे करने का या किसी से कुछ खरीदने का एक माध्यम है। तो वही लिखा हुआ मुद्रा या मनी जो है एक विनिमय का माध्यम है, एक्सचेंज करने का माध्यम। हम कहीं बाजार कभी जाते हैं तो हम क्या करते हैं, रुपया देते हैं, अपना सामान खरीद लेते हैं। और ये जो मुद्रा या मनी होता है किसी भी सरकार के द्वारा उसको मान्यता प्राप्त होती है। हमारे लोग के पास जो भी नोट है या 1 रुपये के सिक्के हो या 10 रुपये का नोट हो या 100 रुपये का नोट हो, सब में क्या सरकार का उसमें मान्यता है, उसमें RBI का गवर्नर का साइन है। तो वही है। तो कहने मतलब ये है कि सरकार मुद्रा जो होती है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। उसके बाद जो मनी या जो मुद्रा होती है समाज द्वारा समान रूप से स्वीकार होती है। मतलब कि सब जगह अगर 100 रुपये का नोट है तो हमारे देश में 100 रुपये का नोट कोई भी व्यापारी या कोई भी दुकानदार लेने से मना नहीं कर सकता है, क्योंकि वो स्वीकार्य है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो करेंसी जो मुद्रा है उसका मेनली काम क्या है। देखिए उसका काम क्या है, मूल्य को मापता है। जैसे कि मान कि 10 रुपये का हमको आलू खरीदना है, 10 रुपये का मूल्य माप रहा है। स्थगित भुगतानों की माप करता है, चाहे हमको ऋण देना उधार देना उससे भी हो सकता है। और ये क्या करता है, धन का संचय करता है। मतलब कि अगर मान लो हम लोग जो भी अर्न करते हैं उसको हम कमा कर रखते हैं, या तो बैंक में रखते हैं या तो अपने पास रखते हैं, तो धन का संचय भी मुद्रा के रूप में हम लोग करते हैं। और मूल्य का ट्रांसफर का माध्यम है, मतलब कि एक चीज़ का लेन देन इस माध्यम से होता है। और ये साख या क्रेडिट का क्या है, आधार है। जैसे मान हम लोग जो SBI में जो भी पैसा जमा करते हैं तो उसके बदले हमको ब्याज मिलता है, मतलब क्रेडिट बन रहा है मेरा। तो ये सब चीज़ तो मुद्रा के सब कार्य है, आप इसको देख सकते हैं। अब इसमें मुद्रा के प्रकार से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। देखिए मुद्रा के जो प्रकार सबसे पहला एक लेखा मुद्रा, मतलब ये क्या है, वह मुद्रा जिसका प्रयोग लेन देन कीमत और कर्ज की मात्रा को प्रकट करने के लिए किया जाता है। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट मैं वही बोल रहा हूँ। देखिए एक होता है वास्तविक मुद्रा, को पूछा था एक बार वास्तविक मुद्रा क्या है। देखिए वह मुद्रा जो व्यवहार में नोटों और सिक्कों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक मुद्रा। एक वैधानिक मुद्रा क्या होता है, सरकार द्वारा जारी मुद्रा वैधानिक मुद्रा होता है। एक होता है सांकेतिक मुद्रा, सस्ती धातु से बनी मुद्रा जिसका मौद्रिक मूल्य अपेक्षाकृत अधिक होता है, ठीक ना। मान लीजिए कि कागज़ का क्या है, कागज़ का तो दाम 1 रुपया भी नहीं, उसमें लिखा हुआ कितना 100 रुपये रहता है, मतलब वो सांकेतिक मुद्रा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एक है प्रमाणिक मुद्रा, वह मुद्रा जिसका अंकित और प्रमाणिक मूल्य दोनों क्या हो, बराबर हो, जैसे कि सोने और चांदी का मुद्रा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला है एक नियर मुद्रा, ये भी एग्जाम में पूछा, नियर मुद्रा क्या होता है। नियर मुद्रा वह होती है जिसे आसानी से मुद्रा में परिवर्तित किया जा सके, जल्दी तुरंत, ऐसी मुद्रा जिसको हम तुरंत जो है ना करेंसी में चेंज कर सकते हैं, ठीक ना। एक है हॉट मनी, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए हॉट मनी क्या होता है, हॉट मुद्रा क्या होता है, जिसकी वित्तीय बाजार में शीघ्र पलायन होती है। जैसे कि शेयर बाजार में जो है ना कभी दाम कभी कम कभी दाम ज़्यादा हो जाता है, तो हॉट मनी जिसका जो बाजार से जल्दी खत्म होने का चांस हो उसको हम हॉट मनी बोलते हैं। देखिए एक है हार्ड करेंसी। देखिए हार्ड करेंसी का मतलब क्या है, डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई क्या है, कम है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जो डॉलर है कभी कभी डिमांड ज़्यादा होता है, सप्लाई कम हो जाता है हमारे देश में, वो हो गया हार्ड करेंसी। और एक सॉफ्ट करेंसी क्या होता है कि सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड ही कम है, तो उसका तो सप्लाई ज़्यादा हो गया, डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। ध्यान रखिएगा, ये है सॉफ्ट मनी और हार्ड मनी, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि मुद्रा के कितने प्रकार होते हैं हमारे देश में, और RBI किस किस तरह से जो है ना मुद्रा को रेगुलेट करती है। तो सबसे पहला इसमें है कि मुद्रा की सप्लाई, जो करेंसी का जो सप्लाई होता है, मनी का जो सप्लाई आखिर कैसे होता है। तो मुद्रा की पूर्ति जो है एक स्टॉक अवधारणा, मतलब एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब है कि एक निश्चित समय में देश के लोगों के पास कितनी कुल मुद्रा है, चाहे सभी प्रकार की मुद्रा, कितनी मुद्रा के स्टॉक्स है, तो ये मुद्रा की सप्लाई का मतलब हो गया। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देना आवश्यक है कि मुद्रा की सप्लाई ना तो सरकार, मुद्रा की सप्लाई का मतलब देखिए क्या क्या नहीं है, सरकार के पास मुद्रा के स्टॉक से इसका मतलब नहीं है, और ना ही देश की समस्त बैंकिंग व्यवस्था के पास मुद्रा के स्टॉक को सम्मिलित किया जाता है। मतलब कि यह ध्यान देना आवश्यक है कि मुद्रा की पूर्ति ना तो सरकार के पास मुद्रा के स्टॉक, दूसरा ना ही देश की समस्त बैंकिंग व्यवस्था के पास मुद्रा के स्टॉक को सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि देश की सरकार तथा बैंकिंग व्यवस्था वास्तव में मुद्रा की पूर्ति करते हैं, वो सप्लाई करने वाले होते हैं, तथा मुद्रा की पूर्ति करने वाले के पास रखी मुद्रा के स्टॉक को देश में मुद्रा की पूर्ति का एक भाग नहीं माना जाता है। मान लीजिए कि मतलब बाजार में जितनी पैसा है वो क्या है, वो मुद्रा की सप्लाई है, ना कि सरकार के। फाइनली आप ये समझ लीजिए कि जो मुद्रा की जो सप्लाई है वो क्या है, किसी विशेष समय में जनता के बीच जो धन है, बस वही क्या है, मुद्रा की आपूर्ति है। एग्जाम में पूछेगा तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब आइए भारत में जो मुद्रा की जो सप्लाई है उसके लिए RBI क्या करती है, इस पैसे को 4 कैटेगरी में बांटता है, M1, M2, M3 और M4 में बांटता है। और यह जो क्लासिफिकेशन जो RBI ने किया है ये 1977 में किया है, ठीक ना।
अब यहाँ देख लेते हैं कि M1 में कौन कौन सा पैसा शामिल होता है। देखिए पहली बात, M1 में क्या होता है, जनता के पास जो करेंसी है, मतलब कि हम लोग के पास जो भी घर में पैसा है, पास में पैसा है, वो M1 में आएगा। दूसरा, जो कुछ मांग जमाए जो जनता की होती है बैंकों के पास, अगर मान लीजिए कि अगर मेरा कोई अकाउंट है बैंक में, तो जब भी हम अकाउंट से पैसा निकालेंगे तो पैसा निकल जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं क्या है, मेरी मांग जमाएँ किसके पास है, बैंकों के पास है, वो पैसा आ जाएगा। दूसरा, रिजर्व बैंक के पास कुछ और भी जमाएँ होती, अदर जमाएँ, जैसे कि मान लीजिए कि फिर नाबार्ड का, ये सब जो है ना आरबीआई का जो होता है उसको हम बोलते हैं M1 का क्या, पैसा। तो अब देखिए, तो यहाँ जो सी मतलब जो जनता के पास जो करेंसी का मतलब क्या है, जनता के पास करेंसी से है इनमें सिक्के और कागजी नोट शामिल होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो डिमांड डिपॉजिट है, मांग जमाएँ हैं, इसमें क्या हुआ, जनता की मांग जमाओं से हैं जो वाणिज्यिक बैंकों में जमा होती है। इन जमाओं को मांगने पर चेकों द्वारा निकाला जा सकता है या किसी को ट्रांसफ़र हम लोग कर सकते हैं। और देखिए अदर जो जमाए जो ये वाला जो है, इसमें देखिए क्या कहता है, आरबीआई के पास जो कुछ जो पब्लिक फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट होते हैं, सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं जैसे कि नाबार्ड का जो जमा होता है वो शामिल होता है। आरबीआई के पास विदेशी केंद्रीय बैंक तथा विदेशी सरकारों की भी मांग जमाएँ होते हैं, मतलब कुछ विदेशी पैसा भी होता है, इसमें शामिल करते हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक की जो डिमांड डिपॉजिट होते हैं इसमें भी आता है। ध्यान रखिएगा, अदर जो डिपॉजिट में जो है निम्नलिखित को शामिल हम नहीं करते हैं। पहला, देश की सरकार की जो आरबीआई के पास जो जमा है, ध्यान रखिएगा, देश की सरकार का जो आरबीआई के पास जो जमा है वो शामिल नहीं करते। और देश की बैंकिंग व्यवस्था की आरबीआई के पास जमा है, मतलब किसी के मतलब कुछ पैसा जो पीएनबी एसबीआई ने जो आरबीआई के पास रखा है वो इस M1 में हम लोग शामिल नहीं करते, बस ध्यान रखिएगा। अब इस और ध्यान रखिए, जब भी कभी हमारी आरबीआई जब भी कभी करेंसी या नोट जारी करती है तो एक सिस्टम को यूज करती है, उसका नाम है न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली, ठीक ना। इसके आधार पर आरबीआई का क्या कहना है कि हम तभी कोई मुद्रा जारी करेंगे जब हमारे पास में 200 करोड़ रुपये का होगा जमा। इस 200 करोड़ में से 115 करोड़ जो है ना सोने के या गोल्ड के रूप में होना चाहिए, बाकी जो है हमको विदेशी प्रतिभूति या और किसी रूप में हो सकता। लेकिन ध्यान रखिए 200 करोड़ जो मिनिमम जब तक आरबीआई के पास नहीं होगा तब तक वो कोई नया नोट जारी नहीं करती है। अब आते हैं देखिए M2 में क्या, देखिए M2 में क्या होता है, जो M1 का जो पैसा हम पे पीछे लपर है वो प्लस पोस्ट ऑफिस के पास जो मांग जमाएँ होती है। देखिए हमारे देश में कई सारे पोस्ट ऑफिस हैं, वहाँ भी बैंक का वो काम करती है पोस्ट ऑफिस, वहाँ भी हमारे देश की जनता को जमाएँ होती है। वो पैसा जब मिला दीजिएगा M1 के साथ तो M2 बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। M3 देखिए कब बनेगा, जब M1 का पैसा प्लस जो फिक्स्ड डिपॉजिट हमने किया है किसके साथ, किसमें, एसबीआई पीएनबी में, हमारे देश की जनता का कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट होता है, एफडी जिसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग एफडी जो है ना 10 साल 5 साल के लिए हम लोग कराते हैं बैंकों में, वो जो एफडी जो होता है, अगर एफडी का पैसा प्लस M1 का जो पैसा जब जोड़ दीजिएगा वो M3 का पैसा है। और यही M3 जो हमारे देश का सबसे व्यापक मुद्रा कहलाती है, ठीक है, सबसे बड़ी मुद्रा यही कहलाती है। और M4 में क्या आएगा, M3 का पैसा प्लस डाक खानों की कुल जमाएँ, ये हो जाएगा किसका, M4 की पैसा। तो ध्यान रखिएगा इसमें M3 को ही देश के कुल मौद्रिक साधन कहा जाता है, क्योंकि यही जो है ना पैसा सबसे व्यापक पैसा है, ठीक ना, क्योंकि इसमें फिक्स डिपॉजिट भी क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। और यही आए M1 और M2 एक नैरो मुद्रा है, लेकिन ये जो है ना M3 जो एक ब्रॉड मुद्रा या व्यापक मुद्रा है, आप ये ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। आगे देखिए इसमें कुछ एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि एक चीज़ होता है ना कि लिक्विडिटी, तरलता। देखिए ये क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी वस्तु को कितना जल्दी हम उससे मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं वो उतना ज़्यादा क्या होगा, तरलता होगा, या उसकी अधिक क्या होगा, लिक्विडिटी होगा। जैसे मान लीजिए कि ये जो है एफडी जो है पैसा हम जो किए हैं, जो बैंकों में जो जमा किए हैं, ये पैसा हम तभी एक निश्चित समय के बाद ही निकाल सकते हैं, मतलब ये जो है ना ज़्यादा तरल नहीं है। लेकिन जो हमारा जो करंट अकाउंट का जो पैसा है बैंकों में रखा हुआ वो हम जब मन तब निकाल सकते हैं, मतलब वो ज़्यादा तरल है, ज़्यादा लिक्विड है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो तरलता मतलब क्या, कुछ चीज़ तरल कम होती है, कुछ अधिक होती है। तो यहाँ ध्यान देने एक चीज़ है, ये आपको क्वेश्चन पूछता है कि परिसंपत्ति की तरलता का मतलब उसका मुद्रा या नकदी के रूप में कितना परिवर्तन करना है, ठीक ना। इस प्रकार M1 और M2 अधिक तरल है
जबकि M3 और M4 क्या है, कम तरल है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देख लीजिए कि तरलता जो है मतलब M1 और M2 को ये ज़्यादा तरल है, क्योंकि इसको हम जो है ना तुरंत इससे नकदी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन M3 और M4 जो है सबसे कम तरल है। क्यों? क्योंकि इसमें पैसा जो है ना फिक्स डिपॉजिट का है। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है M1, M2, M3, M4 की ओर जो जो हम जाएंगे तरलता क्या होगी, घटेगी। मतलब सिंपल क्या है, M1 क्या है, M1 तो जनता के पास पैसा है, उसके बाद बैंकों के पास जो पैसा है ये सब है। तो M1 पैसा को हम तुरंत नगद में चेंज करके कोई भी बाजार में सामान खरीद सकते हैं। लेकिन M3 में जो पैसा आता है इसमें फिक्स डिपॉजिट भी शामिल है, इसको निकालने में हमको बहुत दिन लगेगा, मतलब कि एक निश्चित समय के बाद ही निकाल सकते हैं। इसलिए वो अधिक वो लिक्विड या तरलता नहीं है। सिंपल समझिए, लिक्विडिटी का मतलब क्या हो गया कि कोई भी अगर आपके पास पैसा है उसको कितना जल्दी नकदी निकाल के आप कोई सामान परचेज कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, M1 का पैसा तुरंत निकाल कर हम कोई चीज़ खरीद सकते हैं। लेकिन M3 में जो पैसा है उसमें तो फिक्स डिपॉजिट भी शामिल है ना, वो जल्दी लिक्विड नहीं होगा। तो एक और क्वेश्चन पूछेगा ऐसे करके, कौन अधिक तरल होती है? तो आप देखिए M1 सबसे ज़्यादा होती है, फिर M2, फिर M3 और सबसे कम कौन होता है, M4। आप ये ध्यान में रखेंगे, ठीक ना। चलिए अब यहाँ देखिए वही है कि जो हमारे देश में जो मनी का जो प्रकार हो गया ओवरऑल 3 तरह के, एक हो गया नैरो मुद्रा M1 और M2, एक हो गया ब्रॉड मुद्रा M1 और M4, और एक होता है रिजर्व मनी, इसको M0 बोलते हैं। अभी बता रहा हूँ वो क्या है, देखिए। तो ध्यान रखिएगा ओवरऑल इसमें यह देखना कि अगर पूछिएगा कि ब्रॉड मुद्रा क्या है तो उसे M3 होता है, लेकिन M4 भी जो है कहीं ना कहीं ब्रॉड मुद्रा ही, क्योंकि M4 भी जो बना है M3 को जोड़ने के बाद ही बना है। तो अब यहाँ देखिए AM0 क्या है, देखिए AM0 क्या है, RBI के पास जितना पैसा है और जितना पैसा चलन में है वे सब मिलाकर जो जोड़ आता है उसे रिजर्व मनी या फिर हाई पावर मनी कहा जाता है। मतलब क्या, M0 में क्या आएगा, करेंसी इन ए सर्कुलेशन, जो मार्केट में पैसा है वो, फिर बैंकर्स का डिपॉजिट, जो भी बैंकर्स ने डिपॉजिट किया RBI के पास, दूसरा विथ द RBI, अदर डिपॉजिट विद द RBI, मतलब सारा पैसा किस में आता है, M0 में आता है। ये आप बात ध्यान में रखेंगे। अब देखिए हमारे देश में जितना भी कमर्शियल बैंक है, जितने भी वाणिज्यिक बैंक है, देखिए बैंक 2 तरह का होता है। एक तो है केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक, उसका नाम है RBI। एक बाकी है कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक, SBI, PNB, ये सब क्या है, कमर्शियल बैंक है। तो जो बैंक कमर्शियल बैंक होती है उसका मेन काम क्या होता है, मुद्रा का सृजन करना, मतलब कि वो पैसा से ही पैसा क्या करता है, बनाता है। देखिए कैसे, सिंपल मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लीजिए हम अगर पैसे को अगर अपने बैंक अकाउंट में अगर मैं 50 रुपया जमा करूँ तो 50,000 रुपया जैसे मैं अपने बैंक में जमा किया तो क्या लगता है कि 50,000 रुपया वो बैंक किसी और में लगा देती है, किसी और को ब्याज पर क्या कर देती है, तो उसी पैसे से वो पैसे को क्या करती है, क्रिएट करती है। उसको बोलते हैं बैंक का मुद्रा का वो सृजन कर रहा है। तो देखिए बैंक आखिर कैसे ये काम करता है। देखिए पहला काम क्या करता है, बैंक जो है लोगों से कुछ जमाए लेता है। जैसे अगर हम अकाउंट कोई खोलते हैं तो कुछ ना कुछ तो हमको बैंक में पैसा जमा करना पड़ता है, तो वही है। तो बैंक जो है लोगों से कुछ नगद जमाए प्राप्त करता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्राइमरी डिपॉजिट, प्राथमिक जमाएँ। जो भी पैसा हम लोग बैंक को जमा करते हैं, चाहे अकाउंट में जमा किया कुछ भी किए, वो हो गया प्राइमरी जमाएँ। अब क्या होगा, बैंक अपनी नगद जमाओं से जो हम लोग जमा किया है इसी से ये उधार देगा। ये जैसे मान लो हम लोग लोन ले लेंगे, होम लोन लेंगे या और भी कोई लोन लेंगे, तो इसी जमाए से वो क्या करेगा, लोन देगा हम लोग को। तो वाणिज्यिक बैंक द्वारा उधार दी गई मुद्रा नकदी के रूप में नहीं होती है, आपको वो नगद नहीं देगा बल्कि आपको चेक के रूप में देगा। आपूर्ति यह ऋणियों के खातों में जमा प्रविष्टि द्वितीयक जमा होती है, मतलब कि आपको आपके अकाउंट पैसा वो भेज देगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया उसका सेकेंडरी डिपॉजिट या द्वितीयक जमा। इसको हम लोग गौण जमाए भी बोलते हैं, ठीक ना। तो ये लिखा हुआ है, ऋणी अपने खातों में साख या ऋण के लिए चेक जारी कर सकता है। ये चेक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के रूप में क्या होता है, संचालित होता है। तो अब देखिए एक तो ये प्राथमिक जमाई हो गया और ये द्वितीयक जमाई। इसी प्राथमिक और द्वितीयक जमाई को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल मांग जमाई, डिमांड डिपॉजिट। ध्यान रखिएगा, प्राथमिक जमाई जो हम लोग ने किए हैं और जो बैंक जो बाकी लोगों को जो लोन दिया उसको मिला के हम क्या कहते हैं, मांग जमाए हैं, ठीक ना। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बैंकों के पास रखी कुल मांग जमाएं वाणिज्यिक बैंकों के नगद कोष की तुलना में कई गुना ज़्यादा होती। ऑब्वियस सी बात है, बैंक क्या करती है, हम जो मान ली सिंपल आप एग्जांपल समझिए, हम अगर बैंक में मान ली 100 रुपया जमा किए, कितना जमा किए, 100 रुपया मान लेते हैं एग्जांपल, ठीक ना। 100 रुपये में बैंक क्या करती है, किसी को 5 रुपये, किसी को 2 रुपये, किसी को 8 रुपये, किसी को 10 रुपये, ऐसे करके बैंक को सबको लोन दे देती है।
और ये लोन वो करेंसी में देती है बल्कि उसके खाते में देती है। तो यही है। तो ये जो हमने जमा किया था, बाकी जो बैंक सबको दिया, ये सबको हम क्या बोलते हैं, मांग जमा। ऑब्वियस सी बात है, वही हम बोले कि बैंकों के पास रखी कुल मांग जमाएं वाणिज्यिक बैंकों के नगद कोष की तुलना में कई गुना होता है। मतलब ये जो टोटल जो मांग जमाएं है रखी हुई पैसा से कई गुना क्या होती है, ज़्यादा होती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए कि आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हाँ ये भी कि सभी मांग जमाएं लोगों द्वारा रखी गई अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति का कार्य करती है। ठीक है, भी ध्यान रखिएगा। मुद्रा पूर्ति के रूप में कार्य करने वाली मांग जमाएं बैंक मुद्रा कहलाती है। यह बैंक द्वारा सृजित मुद्रा है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक और आता है यहाँ पे कि जो हाँ, इसमें यही इतना कॉन्सेप्ट है आपका कि आखिर कैसे बैंक जो है ना मुद्रा का सृजन करती है। और ये मेनली मेरा बताने मकसद था मांग जमाएं, मांग डिपॉजिट क्या होता है, इसमें प्राइमरी और आपका सेकेंडरी दोनों आता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें है कि आरबीआई के क्या काम है। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में सबसे पहली बात तो ये जानिए कि बाबा भीम साहब अम्बेडकर ने द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन में ही एक जिक्र किया था, किसी बैंक, हमारे देश में कोई बैंक होनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किताब लिखा था द प्रॉब्लम्स ऑफ रुपीज इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन में इन्होंने पुस्तक में बैंक की स्थापना का चर्चा किया था। और 1926 में हिल्टन यंग नाम का एक कमीशन बैठा था। इसी के सिफारिश के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की क्या हुई, स्थापना हुई। और आरबीआई की जो स्थापना हुआ है आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, ये भी ध्यान रखिएगा। पहले इसका मुख्यालय कलकत्ता में था, बाद में मुंबई हो गया था। शुरू में आरबीआई एक निजी बैंक था, लेकिन जब मेरा देश आज़ाद हुआ तो 1949 में ये एक राष्ट्रीयकृत बैंक हो गया। इस बैंकों को सरकारी बैंक क्या कर दिया गया, घोषित कर दिया गया। तो अब यहाँ देखिए कि जो आरबीआई जो होता है, तो आरबीआई का एक निदेशक मंडल होता है, मतलब कि उसका डायरेक्टर होता है। उसमें क्या होता है, यही निदेशक मंडल जो है ना आरबीआई के सारे कामकाज को क्या करती है, देखती है। और इस निदेशक मंडल में जो है ना आपके कौन कौन लोग हो सकते हैं, एक तो होगा वही आरबीआई का गवर्नर और बाकी 4 और मेंबर हो सकते हैं। मतलब कि इस पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो है इसमें इस मंडल में एक तो होगा मेन आरबीआई के गवर्नर जो होंगे, अब बाकी 4 इसमें और मेंबर होते हैं। तो आप ये ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। इसको हम बोलते हैं उप गवर्नर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, उप गवर्नर। एक गवर्नर और 4 उप गवर्नर भी होते हैं। एक करंट में क्वेश्चन पूछता है कि आरबीआई के कितने अभी गवर्नर हैं, कौन है अभी, वो पूछता है। और उसके 4 जो उप गवर्नर होते हैं वो उसका भी नाम कभी करंट के लिए पूछ देता है, तो ध्यान रखिएगा। तो आरबीआई का कामकाज जो यही केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा होता है। इस बोर्ड की नियुक्ति आरबीआई एक्ट 1934 से होता है और इसका कार्यकाल जो कितने साल के लिए होता है, 4 साल के लिए होता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, इस जो बोर्ड का जो बैठक जो है ना 1 वर्ष में अधिकतम 6 बैठक होता है, जबकि प्रत्येक तिमाही में न्यूनतम 1 बैठक तो होनी ही चाहिए, ये आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए, अब देखिए आरबीआई का जो है ना मेनली काम क्या है। देखिए आरबीआई का जो मेनली काम ये है कि सबसे पहली बात ये है कि हमारे पूरे देश का ये मॉनेटरी पॉलिसी तैयार करता है, मौद्रिक नीति तैयार करता है। मतलब महंगाई बढ़ रहा है या घट रहा है, रेपो रेट क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, ये सब कौन तय करता है, आरबीआई तय करता है। उसके बाद जो हमारे देश की वित्तीय प्रणाली है उसको विनिमय करती है, रेगुलेट करती है। जो हमारे देश में जो फॉरेन करेंसी है, जो विदेशी मुद्रा का भी मैनेजमेंट करती है। और हमारे देश में मुद्रा को भी क्या करती है, जारी करती है। और हमारे देश के विकास में भूमिका निभाती है। और सबसे बड़ी बात, ये सरकार का भी बैंक है। हमारे देश की सरकार का अकाउंट कहाँ है, आरबीआई के पास है। और ये बैंकों का भी बैंक है, जितने वाणिज्यिक बैंक है, एसबीआई, पीएनबी, सब का ये क्या है, बैंकों का ये क्या है, बैंक है। ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए वही आरबीआई के कार्य लिखा है, फंक्शन ऑफ आरबीआई। पहला मॉनेटरी अथॉरिटी है। ये भारत में मौद्रिक नीति का जो क्रियान्वयन और निरीक्षण आरबीआई द्वारा ही किया जाता है। मतलब कि कितना कौन सा रेट रखना है, सभी काम करता है। उसके बाद वित्तीय प्रणाली के नियामक और पर्यवेक्षक, मतलब रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, ये ध्यान रखिए ताकि लोगों का बैंक के प्रति निष्ठा बनी रहे, इसी का काम है करना। अगला इसमें यही है कि मुद्रा जारी करता है, इशुअर्स ऑफ करेंसी है। भारत में सभी प्रकार के नोट और सिक्के जारी करने वाली एकमात्र संस्था कौन सी है, आपकी आरबीआई है। तो ये ध्यान रखना है। आपको हम बताए पहले भी कि जो आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1957 में ही एक मिनिमम रिवर्स सिस्टम
न्यूनतम आरक्षित मानक पद्धति के अनुसार रिजर्व बैंक अपने पास 200 करोड़ रुपए का सोना और विदेशी मुद्राएं रखने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें कि 115 करोड़ रुपए का सोना, बाकी 85 करोड़ का जो है ना विदेशी मुद्रा होना चाहिए, और इसी आधार पर वह मुद्रा जारी करने का अधिकार रखता है। उसके बाद देखिए, रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्रत्येक नोट का अंतिम देयता सरकार की होती है, भले ही भुगतान का वायदा कौन करे, आरबीआई करे, ध्यान रखिएगा। और आरबीआई के पास 2 रुपये से लेकर 10,000 तक के नोट जारी करने का क्या अधिकार है। भारत में 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय जारी किया जाता था, लेकिन अब 1 और 2 रुपये के नोटों का प्रिंटिंग बंद कर दिया गया है। हालांकि पूर्व में जो मुद्रित किए गए 1 रुपये और 2 रुपये के नोट अभी भी क्या है, प्रचलन में है, आप ये ध्यान में रखिएगा। 2 रुपये से लेके 10,000 रुपये जारी नोट कौन करता है, आरबीआई करता है। 1 रुपये का नोट जारी करता था वित्त मंत्रालय, लेकिन हालांकि अब ये बंद हो गया है, आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलिए, आपको बता दें कि ये जो सरकार का बैंक होता है और ऋण का प्रबंधक करता है, मतलब बैंकर्स एंड डेप्ट मैनेजर ऑफ द गवर्नमेंट होता है, मतलब कि सारा सरकार का अकाउंट इसी के पास होता है। दूसरा सबसे बड़ी बात, ये बैंकों का बैंकर्स जो भी आरबीआई एसबीआई है सबका यही मालिक है, और कहीं ना कहीं यही जो है आपका जो है सीआरआर एफएलआर क्या करता है, डिसाइड करता है, ठीक ना। उसके बाद बता ही दिया था आपको ये काम क्या करता है कि बैंकिंग प्रणाली का नियामक है, कौन सा अकाउंट, कौन सा ब्रांच खोलना है, कौन सा ब्रांच बंद करना है, किस किस बैंक को लाइसेंस देना है, ये सब काम इसी का काम है, लिखा ना। इसके तहत बैंकों को लाइसेंस देना, पूंजी संबंधी अपेक्षा का निर्धारण करना, सब काम यही करता है। और विदेशी मुद्रा भंडार का भी यही मैनेजमेंट करता है, मतलब आरबीआई विदेशी मुद्रा के प्रबंधन और विनिमय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये किसके काम हो गए, आरबीआई के आपके काम हो गए। अब देखिए कुछ और, हम बार बार एक टर्म आएगा यहाँ पे, वाणिज्यिक बैंक। अभी आपको बताएं, देखिए ये देखिए वाणिज्यिक बैंक क्या होती है। ऑब्वियस सी बात है, ये बैंक वाणिज्यिक बैंक का मतलब क्या हुआ, वाणिज्यिक बैंक एक ऐसी वित्तीय संस्था है जो कि मुद्रा और साख में व्यापार करती है, जो साख फ्यूजन का कार्य करती है। साख फ्यूजन मतलब क्या, पैसे से ही पैसे को क्या करती, बनाती है। इसको बोलते हैं क्रेडिट। साख मतलब पैसे से ही पैसा क्या करना, बनाना, ये किसका काम है, ये आपका वाणिज्यिक बैंकों या कमर्शियल बैंकों क्या है, काम है। तो अब यहाँ एक पूछता है कभी कभी कि आखिर ये वाणिज्यिक बैंक है क्या। देखिए तो वाणिज्यिक बैंक को हालांकि हम लोग बोलते हैं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, मतलब कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। ये क्या होता है, ऐसे बैंक जो रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित है, जो अपनी जमा का निर्धारण प्रतिशत CRR के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखे, उसे हम वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। इन दिए गए विवरणों का पालन न करने वाले बैंक को गैर या नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आरबीआई का जो एक्ट है उसके अनुसूची सेकेंड में जो भी बैंक शामिल हैं वो सारे कैसे बैंक हैं, कमर्शियल बैंक हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए एक होता है देसी बैंक, ऐसा बैंक जिनका अधिकांश 50% से अधिक मालिकाना हक हमारे देश के लोगों के पास हो, उसको बोलते हैं देसी बैंक। एक होता है विदेशी बैंक, ऐसा बैंक जिनका अधिकांश स्वामित्व या ओनरशिप या मैनेजमेंट नियंत्रण विदेशी नागरिकों या उनके लोगों का हो, उसको विदेशी बैंक बोलते हैं। एक और फैक्ट देख लीजिए, 1955 में संसद पारित एक कानून किया था, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम के तहत इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का पुनर्गठन और पुनः उसका नामकरण एसबीआई में कर दिया था। इसका स्वामित्व पहले आरबीआई के पास था, आरबीआई को सौंपा गया है। इसका मतलब ये है कि देखिए हमारे देश में पहले क्या था, अंग्रेज जब आया था तो बैंक ऑफ बंगाल था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र था और बैंक ऑफ मद्रास था। इस तीनों बैंकों को 1921 में मिला दिया गया था, ठीक ना। तो बनाया गया था क्या, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर जब देश आज़ाद हो गया तो इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को सरकार ने लिया खरीद, नाम हो गया क्या, भारतीय स्टेट बैंक। ये 1955 में क्वेश्चन पूछ चुका है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नामकरण 1955 में किया गया, नाम क्या दिखा देगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा होना। फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ था, घटनाक्रम 19 जुलाई 1969 को देश के 14 बड़े बैंकों का क्या कर दिया गया था, राष्ट्रीयकरण कर दिया, क्योंकि उस समय सारे बैंक सरकारी थे, प्राइवेट बैंक थे। प्राइवेट बैंक का दिक्कत ये है कि वो सिर्फ शहर में खुलता है, वो सिर्फ अमीर लोगों को ये काम करता है, इसलिए उसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने 14 बैंकों का, प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण या सरकारीकरण कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, अब बैंकों तक पहुंच जो है ना आम आदमी या गरीब लोगों तक की भी क्या हो सके। और फिर एक बार क्या हुआ, 15 अप्रैल 1980 को फिर 6 बैंकों का क्या कर दिया गया था, निजीकरण कर दिया गया था। ये आप से एग्जाम में पूछता है कितने कितने बैंकों को किया गया था, ठीक ना। बाकी वही वाणिज्यिक बैंक जो कमर्शियल बैंक का वही काम है कि जमा स्वीकार करना, हम लोग से वो क्या करती है, जमा स्वीकार करती है, मेरा अकाउंट खोलती है, वो लिखा है
करंट अकाउंट होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है, ये सब अकाउंट खोल के हमारा मतलब बैंक जमा स्वीकार करती है। फिर उसके बाद हमारा क्या करती है बैंक, ये बैंक काम करती है ऋण देने का। ये बैंक क्या देती है, हम लोग को ऋण देती है। जब भी आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग ऋण लंबे समय के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए हमको क्या देती है, लोन देती है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो अब जो है एक यहाँ पे टर्म है कि जो देता सृजन, लायबिलिटी क्रिएशन, इसका मतलब क्या है देखिए, किसी भी बैंक का पहला काम यही है कि लायबिलिटी सृजन करना, देता का क्या करना, सृजन करना। इसके लिए देखिए बैंक 3 तरह का काम करती है। देखिए पैसे से पैसा बनाना बैंक 3 तरह के पूंजी का प्रयोग करती है। एक पूंजी होता है स्वामित्व पूंजी, ओन्ड कैपिटल। पूंजी का वह अंश जिसकी सहायता से किसी बैंक का कारोबार होता है, इसको टियर 1 पूंजी भी बोलते हैं। क्वेश्चन पूछता है टियर 1 पूंजी का मतलब क्या है, वो पैसा जो कि बैंकों का खुद का है जिससे वो अपना कारोबार करता है, उसको टियर 1 पूंजी बोलते हैं। एक होता है टियर 2 पूंजी, इसको बोलते हैं डेप्ट कैपिटल। एक निश्चित ब्याज के वायदे के आधार पर उगाही गई पूंजी को ऋण पूंजी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग बैंकों में पैसा जमा करते हैं, ठीक है, तो बैंक वाला हमको क्या बोलता है कि हाँ आपको इतने दिन में इतना हम ब्याज क्या करेंगे, देंगे। तो जो पैसा हम बैंक में दिए हैं वही वो होगा ऋण पूंजी, डेप्ट कैपिटल हो गया किसका, वो बैंकों को हो गया। अब वो बैंक हमारे पैसे को किसी और काम में लगा देगा, तो वही ध्यान रखिएगा। एक निश्चित ब्याज के वायदे के आधार पर उगाई गई पूंजी को ऋण पूंजी कहते हैं। कारोबार में विस्तार के लिए प्रयोग किए जाने की वजह से इसे टियर 2 पूंजी भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा टियर 1 पूंजी क्या होता है और टियर 2 पूंजी क्या होता है, आप ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए एक और इसमें होता है अगला कि जमा पूंजी क्या होता है। देखिए जब भी कोई बैंक होता है तो बैंक क्या करती है, लोगों द्वारा जमा की जाने वाली पूंजी को जमा पूंजी कहता है बैंक, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ क्या है, इस पूंजी के लिए 4 खातों का प्रयोग करता है बैंक। तो अब ये 4 खातों का प्रयोग पढ़ना है। देखिए जब भी हम अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो बैंक में देखिए 4 तरह के खाता खुलता है। एक खाता है करंट अकाउंट, चालू खाता, एक है बचत खाता, सेविंग अकाउंट, एक है आवर्ती खाता, रेकरिंग अकाउंट, एक है सावधिक जमा खाता, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ध्यान रखिएगा सिंपल ये बात ये कि जो चालू खाता होता है, चालू खाता में क्या होता है कि आप कितना बार भी पैसा निकाल सकते हो, कितना पैसा उसमें डाल सकते हो। बचत खाता में पैसा कितना बार डालिए उसका कोई लिमिट नहीं होता है, लेकिन पैसा आप जब निकालने जाओगे उसका कुछ लिमिट होता है। रेकरिंग में क्या होता है, रेकरिंग और सावधिक में एक फिक्स्ड होता है टाइम, कि एक फिक्स टाइम के बाद ही आप उससे पैसा क्या कर सकते हैं, निकाल सकते। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है कि जो आपका जो सावधि जमा होता है, जो फिक्स डिपॉजिट होता है, में जमा करने की बारंबारता 1 होती है और तथा एक ही बार ही निकासी की जा सकती है, जबकि आवर्ती खाते की जमा बारंबारता सीमित होती है और निकासी बारंबारता 1 ही होती है। बचत खाते में जमा करने की बारंबारता असीमित होती है और निकासी सीमित होती है, जबकि चालू खाते में जमा करने की और निकासी का जो अनलिमिटेड होता है। सिंपल सी बात यहाँ ये है, करंट में कितना भी निकालिए, कितना जमा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी क्या है, जमा करने कोई लिमिट है लेकिन उसको बाहर निकालने का पैसा कुछ लिमिट है। इसमें क्या है कि आपका जो जमा आवर्ती में कई बार कर सकते, लेकिन निकालने का एक ही बार होता है। और इसमें मतलब पैसा जमा करने का भी और निकालने का भी क्या होता है, एक ही बार होता है। ये जो है ना इसका नेचर होता है सारे खाते का। क्वेश्चन पूछता है ये क्या क्या खाता है, इसका मतलब देखिए जो सावधि जो अकाउंट होता है, जो फिक्स डिपॉजिट होता है, ये जो कम हुआ लिक्विड, क्यों, क्योंकि आप इसको एक निश्चित समय के बाद ही निकाल सकते हैं। चालू खाते का पैसा तो आप जब मन तब निकाल के खर्च कर सकते हैं, इसलिए जो है ना ये लिक्विडिटी क्या हुआ, इसका ज़्यादा हुआ और ये खर्च से क्या हुआ, कम हुआ। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो है, देखिए ये सारा बैंक का हो गया जमा कितना, ठीक ना। अब जो बैंक का जो जमा हो गया है, अब देखिए तो हम क्या कह रहे हैं आपको कि चालू खाता और जो सेविंग अकाउंट है, चालू खाता जो सेविंग अकाउंट है, इस दोनों को हम लोग बोलते हैं मांग जमा है, डिमांड डिपॉजिट। और ये जो आवर्ती खाता और जो सावधि जमा है, जो रेकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट है, इस दोनों को हम लोग बोलते हैं आवधिक जमा, या इसको बोलते हैं हम लोग फिक्स डिपॉजिट। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, आपको दिखा देता हूँ कि मांग जमा है। मांग जमा तो क्या, चालू खाता प्लस बचत खाता, और आवधिक जमा मतलब आवर्ती खाता और सावधिक खाता का योग ही सकल जमा कहलाता है बैंकों का। तथा सकल जमा को ब्याज के साथ जोड़ देने पर सकल देयता प्राप्त होती है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रॉस डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी बोलते हैं, GDTL बोलते हैं। सिंपल सा मतलब ये है, आप यूँ समझिए कि 4 तरह का खाता था। एक था करंट अकाउंट, चालू खाता,
एक था सेविंग अकाउंट, ठीक ना। इफ़ दोनों को पैसे को कहा गया मांग जमाए, डिमांड डिपॉजिट, ठीक ना। उसके बाद एक था रेकरिंग अकाउंट, आवर्ती अकाउंट, और एक था कौन सा, फिक्स डिपॉजिट। इफ़ दोनों को मिला के कहा गया क्या, एक आवधिक मतलब कि फिक्स डिपॉजिट कहा गया, ठीक ना। तो इफ़ दोनों को मिला के, भाई ऑब्वियस सी बात है, ये सब पैसा क्या है, जनता का है, और बैंकों को इन पैसे पर कुछ ना कुछ ब्याज देना पड़ेगा ना। तो ये पैसा, इसका जो ब्याज होगा वो जब जोड़ दीजिएगा तब हो जाएगा आपका क्या, तब हो जाएगा ग्रॉस GDTL। क्या हो जाएगा, GDTL। GDTL मतलब क्या हुआ यहाँ पे देखिए, GDTL मतलब यही हुआ कि ग्रॉस डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये जो आपका, अब क्या है कि हमारे देश में जितनी वाणिज्यिक बैंक है, एक वाणिज्यिक बैंक का खाता दूसरे बैंकों में क्यों है, देखिए लिखा हुआ है कि जब एक बैंक दूसरे बैंकों में जब अकाउंट खोलती है तो उस पर भी कुछ का खर्च होता है अकाउंट खोलने में या पैसा रखने में। तो जब GDTL के पैसे में जो दूसरे बैंकों में जो बैंकों का अकाउंट है उसका पैसा जब घटा देंगे तब निकलेगा क्या, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी निकलेगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है GDTL में से अंतर बैंक देता, मतलब कि करोड़ों खातों से होने वाली राशि के ट्रांसफ़र को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न बैंक एक दूसरे के यहाँ अपना खाता रखता है। तो वो जो खाता रखे उसमें कुछ पैसा लोगों का खर्चा होता है, तो वो घटा देंगे किस में, GDTL में। तो घटाने के बाद जो शेष राशि बचेगी उसको बोलेंगे क्या, निवल मांग एवं आवधिक देता, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो सकल मांग और आवधिक देता जो GDTL हुआ, ये क्या है, ये पूरा जो जमा है और उस जमा पे जो ब्याज जो देगी बैंक हमको, वो पैसा GDTL हुआ। जब GDTL में इसमें से हम वो पैसा घटा देंगे अंतर बैंक देता, मतलब कि ये क्या होता है, एक बैंक का दूसरे बैंक में जो अकाउंट होता है उस पर भी एक दूसरे से वो चार्ज वसूलता है, वो पैसा जब घटा देंगे GDTL में वो हो जाएगा NDTL। क्या हो जाएगा, वो NDTL। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब आइए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखिए अब जो NDTL जो पैसा था बैंकों के पास, ऐसे मतलब कि वाणिज्यिक बैंकों के पास, वो पैसे में से कुछ पैसा RBI के पास जमा करना होता है नगद के रूप में। इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, CRR, नगद कोष अनुपात। क्वेश्चन पूछा था कि RBI के CRR क्या होता है, तो किसका हिस्सा होता है, वो NDTL का हिस्सा होता है, ना कि GDTL का हिस्सा होता है। यह बैंक को नकदी की समस्या से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कवच की भांति कार्य करता है। मतलब कि NDTL का अभी वर्तमान में CRR का रेट 4% है। 4% जितना उसका है बैंकों के पास NDTL, मान लीजिए कि उसको 100 रुपये है, सब मिला के 100 का 4 रुपये जो है ना RBI के पास जो है ना CRR के रूप में जमा करना पड़ेगा वाणिज्यिक बैंकों को। RBI 2006 की व्यवस्था के अनुसार CRR की ऊपरी और निचली सीमा समाप्त कर दी गई है। इसके पहले 3 से लेकर 15% होता है, लेकिन वर्तमान में CRR का दर कितना है, 4% है। ध्यान रखिएगा। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर RBI कभी CRR का दर बढ़ा देगा, ऑब्वियस सी बात है, तो वाणिज्यिक बैंकों को पैसा अधिक जमा करना पड़ेगा कहाँ, RBI के पास। जब अधिक पैसा जमा करना पड़ेगा तो वाणिज्यिक बैंकों या कमर्शियल बैंकों के पास पैसा बचेगा ही नहीं, वो लोगों को लोन दे ही नहीं पाएगा। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है कि जब CRR बढ़ा दिया जाता है तो मार्केट में पैसों की कमी हो जाती है। इससे भी कभी कभी महंगाई पर क्या होता है, कंट्रोल होता है। ये ध्यान रखिए लिखा है। इससे कम या ज़्यादा होने से बैंकों की साख सृजन क्षमता क्रमशः अधिक या कम होती है तथा मुद्रास्फीति या स्फीतिकारी प्रवृत्तियों को अधिक या कम किया जा सकता है। सिंपल समझिए, अगर CRR का दर कम कर दिया गया, मतलब क्या, अब जो है ना वाणिज्यिक बैंक क्या करेगी, वाणिज्यिक बैंक के पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा अपने पास, अब वो लोगों को अधिक लोन देगा आम जनता को। आम जनता जब अधिक लोन लेगी तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट में पैसा ज़्यादा आ जाएगा। जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा तो वो बाज़ार में जाकर सामान खरीदना शुरू कर देगा, जिससे कभी कभी महंगाई क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। ये ध्यान में रखिएगा। फिर क्या होता है SLR, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं सांविधिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, FLR। देखिए अभी FLR क्या होता है, ये NDTL का कुछ पैसा मतलब 18% अभी जो है ना
आरबीआई के पास बैंकों को जमा करना पड़ता है। देखिए, किसी बैंक की निवल मांग एवं अवधि देता एनडीटीएल का वह प्रतिशत अंश जिसे बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूति या आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करना आवश्यक हो अथवा निवेश के उचित अवसर के आने तक नगद रूप में रखने की अनुमति हो, सावधिक तरलता अनुपात कहा जाता है। देखिए, ये जो प्रतिभूति है इसको बोलते हैं लोग सिक्योरिटी। देखिए, ये क्या है, सरकार कभी कभी क्या करती है, सरकार बोलती है कि हम ये सिक्योरिटी बेच रहे हैं। मतलब सिंपल से एक कोई कागज़ है, इस कागज़ में सरकार ने लिख दिया ये भारत सरकार का कागज़ है और इस कागज़ का दाम 10 लाख है। इस कागज़ का दाम कितना है, सरकार वाला 10 लाख है। और अभी हम इसको ना, सरकारी बोलेगी अभी हम इसको जो है ना मात्र जो है ना 10 लाख इसमें अंकित मूल्य है और इसको अभी मात्र जो हम जो है क्या कर रहे हैं 9 लाख में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। सरकार ये बोल के बेचेगी। सरकार ये भी कहेगी जब हम इसको खरीदेंगे तुमसे 10 लाख में ही खरीदेंगे, कितना फ़ायदा हम लोग को हो जाएगा, 1 लाख का क्या हो जाएगा फ़ायदा। ये सिक्योरिटी होता है, प्रतिभूति होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलिए। तो यही एफएलआर क्या है कि एनडीटीएल का वह अंश जो कि आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। यहाँ नगद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सीआरआर में नगद पैसा जमा होता है, यहाँ नगद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो है तो ये नगद के रूप में नहीं होता है, इसमें भी आप प्रतिभूति या कुछ गोल्ड भी रख सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो एफएलआर क्या हुआ, अभी कितना प्रतिशत है, अभी 18% है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इसमें हमको अगला पढ़ना है कि मॉनेटरी पॉलिसी मतलब कि मौद्रिक नीति। ये आरबीआई हर एक कुछ महीने के बाद अपनी नीति जारी करती है, जिसमें आरबीआई ये कोशिश करती है कि हमारे देश में ज़्यादा महंगाई ना हो और सब कुछ एक बैलेंस रूप में चलते रहे, इकोनॉमी अच्छे रूप से चले, ये इसकी कोशिश करती है। तो सिंपल ध्यान रखिएगा, जो मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा बनाई जाती है, इस पॉलिसी में आरबीआई कोशिश ये करता है कि मनी की सप्लाई बनी रहे और जो पूरी इकोनॉमी जो है वो सही ढंग से रन करे। तो जो मौद्रिक नीति के जो मेन इसका उद्देश्य पर्पस यही है कि बचत और निवेश को बढ़ाना, जो आपका जो बिजनेस है वो चलता रहे, कुल डिमांड अच्छे से बनी रहे, कुल सप्लाई भी अच्छे से बने रहे, रोजगार का भी क्या हो सृजन हो और जो हमारे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, ये सब होता रहे। मतलब कि जिसको लोन चाहिए लोन मिलता रहे, जहाँ पैसे की कमी वहाँ पैसा सप्लाई होता रहे। ये सब जो है ना मौद्रिक नीति का अपना क्या है मेन पर्पस है। और सबसे बड़ी बात, जो प्राथमिक क्षेत्र वाले जो एरिया जैसे कृषि है, किसानों को लोन देना है या जो छोटे समूह के लोगों को लोन देना हो, ये लोन बैंक दे, कमर्शियल बैंक इन क्षेत्रों को लोन दे, इसके लिए भी आरबीआई क्या करती है, इस तरह की नीति जारी करती है। तो आरबीआई क्या की है, एक नया लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यकरण फ्रेमवर्क लाया है, एक फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटेड फ्रेमवर्क लॉन्च की है। यह मौद्रिक रणनीति है जो आरबीआई अपनाता है। आरबीआई एक्ट 1934 संशोधन के बाद 2016 में यह इसकी शुरुआत की गई है। मतलब इसमें आरबीआई ये कोशिश करती है इसमें कि आरबीआई एक्ट के अनुसार भारत सरकार मुद्रास्फीति के लक्ष्य को हर 5 वर्ष में आरबीआई के साथ परामर्श करके निर्धारित करती है कि अगले 5 साल में हमको इतना महंगाई पर कंट्रोल करना है, इतना रखना है, इस पर जो है ना इस नीति में किया जाता है। ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा। अब जो आरबीआई जो है आपका आखिर क्या क्या करती है, मौद्रिक नीति को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या काम करती है, उसके पास कौन कौन से उपकरण हैं जिससे कि वो महंगाई या और भी चीज़ को कंट्रोल करती है। देखिए पहला है, 2 उपाय है, एक तो मात्रात्मक उपाय करती है और एक को गुणात्मक उपाय करती है। देखिए मात्रात्मक उपकरण का मतलब क्या है, किसी का रेट घटा देगा तो बढ़ा देगा। जैसे कि लिखिए बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, नगद आर्थिक अनुपात है, सीआरआर है या एसएलआर है या खुले व्यापार की प्रक्रिया। इसके द्वारा जो है ना बैंक जो है ना मौद्रिक नीति को मात्रात्मक उपकरण मानती है। मतलब कि इसके द्वारा अगर इसको घटाएगी बढ़ाएगी तो मतलब कि मौद्रिक नीति का यूज सरकार मतलब आरबीआई जो है ना मात्रात्मक उपकरण के द्वारा करना चाहती है। और एक है गुणात्मक, इसमें जो है वैल्यू घटाया बढ़ाया नहीं जाता बल्कि एक अतिरिक्त प्रेशर जो है ना बैंकों पर दिया जाता है कि आप ये काम करो। जैसे कि मान लो कि साख की राशनिंग करो, मतलब कि किसको लोन देना है किसको लोन नहीं देना एक कोशिश करो, या आपके पास कुछ जितना लोन दो उतना पैसा अपने पास रखो, जिसको क्या बोलते हैं सीमांत आवश्यकता। और एक नैतिक प्रभाव जो है ना बैंकों पर आरबीआई डालती है कि आप जैसे कि मान लो कुछ कभी कभी कमर्शियल बैंक क्या करती है, एक्स्ट्रा से अधिक किसी क्षेत्र को लोन दे देती है, वहाँ पे आरबीआई बोलती है कि आप इसको अधिक लोन दे दिए, इसको लोन मत दीजिए क्योंकि पैसा एनपीए हो जाएगा। तो कहने मतलब ये है कि मौद्रिक नीति के तहत आरबीआई 2 तरह के टूल्स अपनाती है, 2 उपकरण अपनाती है, एक तो मात्रात्मक एक गुणात्मक। मात्रात्मक किसी का रेट बढ़ा देगा तो घटा देगा। तो क्वेश्चन बीपीएससी पूछा था
कि आरबीआई के मात्रात्मक उपकरण क्या क्या हैं। ऑप्शन था इसमें ए बी सी, एक कोई और ऑप्शन था। इन सारे जो मैं यहाँ लिखा हूँ ये सारे इसके मात्रात्मक उपाय हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा और हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आखिर कैसे इसको घटाने या बढ़ाने से जो मुद्रा का सप्लाई कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। अब देखिए मात्रात्मक उपाय है, इस उपकरण को आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में कमी या क्या करती है, वृद्धि करता है। पहला है बैंक दर। बैंक दर क्या होता है, वह दर जिस पर आरबीआई आवश्यकता पड़ने पर अन्य व्यापारिक बैंकों या वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देता है, मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए ऋण देता है। ध्यान रखें। तो सिंपल सी बात, अगर मुद्रास्फीति या महंगाई को रोकने के लिए बैंक दर को बढ़ा दिया जाता है। देखिए सिंपल सी बात, अब ये समझिए कि अगर रेट को बढ़ाएगी सरकार अथवा आरबीआई, तो जो कमर्शियल बैंक है वो कम पैसा लेगी आरबीआई से, क्योंकि रेट ज़्यादा है। जब कम पैसा कमर्शियल बैंक लेगी तो ऑब्वियस सी बात है बाज़ार में पैसा कम हो जाएगा, क्योंकि बाज़ार में पैसा आएगा कहाँ से, इसी कमर्शियल बैंक के द्वारा दिए गए लोन से। तो जब इसके पास ही कम पैसा है, वाणिज्यिक बैंक के पास ही कम पैसा बचा, ऑब्वियस सी बात है जनता के पास भी कम आएगा और जनता बाजार में कम सामान खरीदेगा, महंगाई क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन को रोकने के लिए बैंक दर को बढ़ा दिया जाता है, जबकि मुद्रा अपस्फीति अगर जहाँ कभी मतलब कि मंदी है में कम कर दिया जाता है। जैसे मंदी, अगर देश में मंदी है, मान लीजिए मंदी का मतलब क्या है कि लोगों के पास पैसा नहीं है और कोई सामान नहीं खरीद पा रहा है, तो अब इस आरबीआई क्या करेगा, बैंक दर घटा देगा। बैंक जैसे घटा दिया तो अब कमर्शियल बैंक क्या करेगा, अधिक मात्रा में पैसा लेगा बैंकों से, आरबीआई से, और जब अधिक मात्रा में पैसा लेगा कमर्शियल बैंक, इसके पास कमर्शियल बैंक का पैसा ज़्यादा हो गया, अब जनता को ये अधिक लोन देगी, जनता के पास पैसा आ जाएगा और जनता जो है बाज़ार में जाकर सामान क्या करेगी, अपना खरीदेगी। तो वही लिखा हुआ है कि बैंक दर में वृद्धि का प्रभाव क्या होगा। अगर बैंक दर में वृद्धि हो जाए तो बैंक दर में वृद्धि करने पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से कम लोन लेगा, तो क्या होगा, वाणिज्यिक बैंक ब्याज बढ़ा देंगे क्योंकि उसका पैसा कम है। अर्थव्यवस्था में तरलता की कमी, पैसे की कमी आ जाएगी और समग्र मांग में कमी आ जाएगी और वस्तु और सेवा की कीमत में भी कमी आ जाएगा और मुद्रास्फीति का हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, समझ लीजिए, अगर रेट में बढ़ेगा तो बाज़ार में पैसा कम आ जाएगा, बाज़ार में पैसा कम आया तो लोगों को पैसा कम आ गया और सामान लोग कम खरीदेंगे, महंगाई अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। वही अगला है रेपो रेट। रेपो रेट में सिंपल क्या होता है, वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से अल्पकालिक बहुत ही छोटे दिनों के लिए क्या लेती है, लोन लेती है। इसमें 1 से लेके 14 दिन तक ये लोन दिया जाता है। तो वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से लेता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेपो रेट। ध्यान रखिए। और अभी रेपो रेट हमारे देश में जो है ना, ये जो है ना 4% है। एक बार देख लेता हूँ, एक बार रुकिए। हाँ, नहीं मैं सही हूँ, अभी जो है ना रेपो रेट कितना प्रतिशत है, 4% है। अगला है रिवर्स रेपो रेट। देखिए रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, वह दर जो आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से अल्पकालिक ऋण लेता है, यहाँ आरबीआई लेता है, यहाँ आरबीआई देता है। तो ये जो है रेट अभी जो आपका रिवर्स रेपो रेट है, ये आपका है 3.35%। ये मैं लेटेस्ट डेटा बता रहा हूँ, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसको मैं ग्रुप में शेयर भी किया हूँ, टेलीग्राम चैनल पर रेट में शेयर भी किया, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगला एक है आपका नगद आरक्षित अनुपात। ये मैं आपको बता दिया हूँ, ये क्या है, वही CRR, मतलब कि वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा, वही NDTL का एक अनुपात जो आरबीआई के पास रखना होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, CRR बोलते हैं। और ये CRR कितना होगा, ये आरबीआई डिफाइड करती है और अभी कितना प्रतिशत है, 4% है। आप ये ध्यान रखिएगा। यह बैंकों की नकदी समस्या से सुरक्षा दिलाता है। मतलब अगर कभी मान लीजिए बैंक संकट में आ गया, नकदी नहीं है, तो आरबीआई जो है ना इससे पैसा निकाल कर बैंक को क्या कर देती है, दे देती है। यहाँ देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर जो इसका रेट बढ़ा देगी आरबीआई, ऑब्वियस सी बात है बैंक को पैसा कम हो जाएगा। जब कम होगा तो वो लोगों को लोन महंगा देगा, तो बाजार में कम पैसा हो जाएगा, तो महंगाई क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये सब मात्रात्मक उपाय है। जो अगला वही है FLR, वैधानिक तरलता अनुपात। व्यापारिक बैंकों को अपने कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास नगद में या स्वर्ण में या अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति के रूप में रखना होता है। मतलब कि या तो नगद रखिए, गोल्ड में रखिए, या तो सरकार कोई प्रतिभूति खरीद लीजिए। यह आरबीआई द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो अभी वर्तमान में जो है ना, ये जो है रेट आपका कितना प्रतिशत, 18%। ध्यान रखिएगा। तो अगर FLR में वृद्धि होने पर वाणिज्यिक बैंकों को अपने पास अधिक पूंजी रखनी पड़ेगी, वाणिज्यिक बैंक ब्याज दरों में वृद्धि कर देगी, लोग कम ऋण लेंगे, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कमी हो जाएगी और मुद्रास्फीति या महंगाई क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। अगला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उपकरण का नाम है मुद्रा, खुले बाजार की क्रिया। देखिए ओपन मार्केट बोलते हैं इसको, ओपन मार्केट ऑपरेशन। खुले बाजार की क्रिया क्या करती है, आरबीआई क्या करती है, खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां या ट्रेजरी बिल या अन्य स्वीकृत विपत्रों की क्रय विक्रय करता है। देखिए मैं इसको समझा देता हूँ आपको।
देखिए प्रतिभूति मतलब सिंपल क्या है, जो ये जो है इसका तो एक तक सिक्योरिटी मनी है ये। मतलब कि सरकार क्या करती है, सरकार कुछ अपना एक ऐसा पेपर जारी करती है, पेपर में लिख देता है कि हम इतने रुपये का पेपर जो है ना जनता को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए अंकित मूल्य लिख दिया 100 रुपये, मान लेते हैं कितना लिख दिया 100 रुपये, और सरकार ने आरबीआई को कहा कि आप ये प्रतिभूति जनता के पास बेच के आओ। तो आरबीआई क्या करेगी, खुले बाजार की प्रक्रिया के द्वारा ये सरकार का प्रतिभूति जनता में क्या करेगी, बेचेगी। देखिए इसमें क्या होगा, 100 रुपया इसमें अंकित मूल्य है, तो आरबीआई इसको 90 रुपये में बेच दिया जनता को। कितना बेच दिया, 90 रुपये में बेच दिया। देखिए बेचने का मतलब क्या है, अब जनता का पैसा आरबीआई के पास आ गया है, आरबीआई के पास आ गया है। मतलब कि जनता के पास जो पैसा था वो कहाँ आ गया, आरबीआई के पास आ गया। ऑब्वियस बात, जनता का पैसा कम हो जाएगा जनता के पास, अब जनता कम सामान खरीदेगी, महंगाई क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो अब जब दोबारा जब ये आरबीआई जब इस प्रतिभूति को खरीदेगी जनता से, तो अब कितना में खरीदेगी, 100 रुपये में। तो जनता कितना फायदा हुआ, 10 रुपये का क्या हुआ, फायदा हुआ। तो ध्यान रखिएगा, प्रतिभूति या सिक्योरिटी का खरीदने का मतलब क्या है, आरबीआई बाजार से पैसा निकालना चाहती है, और बेचने का मतलब क्या है, आरबीआई जो है बाजार पैसा डालना चाहती है। तो ये ध्यान रखिएगा, तो वही मैं बता रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो वही है कि ये हो गया आपका खुले बाजार की क्रिया, आप ये ध्यान रखिएगा। लिखा है खुले बाजार परिचालन में सरकारी प्रतिभूतियों की एक मुश्त खरीद या बिक्री अर्थव्यवस्था में तरलता को डालने या अवशोषित करने का क्या है, एक तरीका है। अब यहाँ देखिए मैं लिख भी दिया हूँ, सरकारी प्रतिभूति या गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी क्या होता है, सरकार, केंद्र व राज्य या गैर जो अर्ध सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रस्तावित विभिन्न प्रकार के डिवेंचर और बॉन्ड के लिए लागू किए जाने वाला समान ये शब्द है। मतलब कि सरकारी प्रतिभूति एक बंधन या एक अन्य प्रकार का ऋण दायित्व है जो सरकार द्वारा प्रतिभूतियां सुरक्षा की परिपक्वता तिथि पर चुकौती के वादे के साथ जारी किया जाता है। मतलब कि हम इतना बेच रहे हैं, इतने दिन में आपसे खरीद लेंगे, सरकार यही कहती है जनता से, ठीक ना। सरकारी प्रतिभूति को आमतौर पर कम जोखिम वाला माना जाता है, क्योंकि सरकार की कर निर्धारण शक्तियों के द्वारा समर्थित होती है। क्योंकि ये प्रतिभूति जो सिक्योरिटी होती है ये सिर्फ सरकार का होता है, इसलिए इसमें जोखिम इसमें कम है, इसका डूबने का चांस काफ़ी क्या है, कम, क्योंकि सरकार ही तो इस गारंटी है इसका, ये ध्यान रखिएगा। और सरकार जो ये जो सिक्योरिटी जो है 1 से लेकर 20 साल के लिए बेचती है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। उसका बाद एक होता है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल जो है अल्पकालिक होता है, ठीक ना। इसके अधिकतम जो है ये 364 दिन के लिए होता है, ध्यान रखिएगा। ट्रेजरी बिल मैक्सिमम 364 दिन के लिए होता है। ट्रेजरी बिल आमतौर पर बैंकों सहित वित्तीय संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जाते हैं। ये 3 प्रकार का होता है, 91 दिन का बिकता है, 182 दिन का बिकता है और 364 दिन का बिकता है, आप ये ध्यान में रखिएगा। अब आइए कुछ और टर्म हम लोग पढ़ लेते हैं। एक होता है तरलता समायोजन सुविधा, ठीक ना, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी। देखिए ये जो है ना एक नरसिम्हन समिति 1998 की सिफारिश पर 2000 में लागू किया गया था। एलएफ एक टूल है जिससे आरबीआई शॉर्ट टर्म मनी सप्लाई के लिए प्रयोग करता है। इसके द्वारा आरबीआई प्रतिदिन के आधार पर बाजार में लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। एलएएफ के जरिए बैंक किसी भी आपात स्थिति के लिए या सीआरआर और एफएलआर को मेंटेन करने के लिए आरबीआई से पैसे उधार ले सकता है। और एलएएफ के अंतर्गत आरबीआई जो है ना सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी करता है। न्यूनतम बोली प्रक्रिया की राशि 5 करोड़ होती है। एलएएफ के तहत आरबीआई के धन उधार लेने के लिए बैंक अपने एफएलआर कोटे का यूज नहीं कर सकती है। सिंपल ध्यान रखिएगा, जो ये जो तरलता जो समायोजन जो सुविधा जो है एलएएफ जो है ये कब लागू किया गया, 2000 में। किसके समिति के आधार पे, नरसिम्हन समिति के आधार पे। इसमें जो है ना आरबीआई बैंक जो है ना 5 करोड़ रुपया जो है ना इमरजेंसी के वक्त ले सकता है, लेकिन इसमें वो एफएलआर के कोटे का प्रयोग नहीं करेगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। एक और चीज़, एलएफए के अंतर्गत जो है ना उधार लेने वाला कोई भी हो सकता है, जैसे कि सही व्यापारिक बैंक, कमर्शियल बैंक, सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक, गैर वित्तीय संस्थान, सब लोग ले सकता है। मतलब सिंपल ये एलएएफ का एक अलग फैसिलिटी आरबीआई के द्वारा दी गई है कि अगर कभी किसी बैंकों को 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 5 घंटे का लोन की आवश्यकता हो तो इसके तहत वो 5 करोड़ रुपया जो है ना निकाल सकता है। अगला है एक मार्जिनल स्टेबिलिटी फैसिलिटी, सीमांत अस्थाई सुविधा, इसको एमएसएफ बोलते हैं शॉर्ट में। इसकी घोषणा 2011-12 में की गई है। लागू कब हुआ, 9 मई 2011 से हुआ है।
एमएसएफ के अंतर्गत केवल शेड्यूल कमर्शियल बैंक ही आरबीआई से एक रात के लिए कुल डिपॉजिट का 1% लोन ले सकता है। सिर्फ कमर्शियल बैंक और कोई बैंक नहीं, लेकिन LAF के तहत सभी बैंक लोन ले सकती है। बैंकों को यह सुविधा शनिवार को छोड़कर बाकी कार्य दिवसों में मिलती है। एमएसएफ के तहत उधार लिए गए ब्याज दर रेपो दर से हमेशा 1% अधिक होता है। एमएसएफ में बैंक कम से कम 1 करोड़ रुपया ले सकता है, उसमें न्यूनतम जो है ना 5 करोड़ लेता है। ध्यान रखिएगा, एमएसएफ ज़्यादा बेहतर है LAF से, क्योंकि FLR कोटे का यूज करके इसमें ऋण लिया जा सकता है। LAF में आप SLR के कोटे का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है ना आप कर सकते हैं, इसलिए जो है ना ये एमएसएफ क्या ज़्यादा बेहतर है। अब देखिए कुछ बैंकिंग रिफॉर्म, जो बैंकिंग सुधार हुआ उसमें कुछ समिति का गठन हुआ था। सबको मैं समिति का नाम बोल देता हूँ, उसको याद रखिएगा। देखिए, एक नरसिम्हन समिति 1991 में बना था। ये बैंकों की कार्यकुशलता और दक्षता में वृद्धि के लिए बना था, ये ध्यान रख सकते हैं। दूसरा जो है एक आपका और बना था नरसिंघम समिति सेकेंड 1997 में बना था। खाली डेट याद रखिएगा। इसका मेन पर्पस क्या था? रुपयों की परिवर्तन के लिए बना था, मतलब कि रुपया कितना एक्सचेंजेबल है विदेशी मुद्रा से, उसके लिए जो है नरसिंघम समिति दूसरा बना था। मतलब कि रुपये की परिवर्तनीयता तो क्या है कि हमारे देश का पैसा दूसरे देश का पैसा कितना चेंज हो सकता है, इसके लिए हुआ था ये। एक और बना था MV नायर पैनल समिति, ये 2012 में बना था। इसमें क्या रिपोर्ट दिया था कि जो प्राइमरी लैंडिंग जो एरिया, जो प्राथमिक क्षेत्र जो है, जो कृषि है या लघु उद्योग है, शिक्षा है, इसमें जो है कम से कम बैंकों को कुल लोन का 40% लोन देना ही चाहिए। मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र में लोन अनिवार्य देना ही चाहिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 40% कुल, किसी वाणिज्यिक बैंकों को कुल लोन का जितना भी लोन दिया है वो लोगों को, उसमें से 40% लोन किसको मिलना चाहिए? किसानों को, लघु किसान, सीमांत किसान को, सूक्ष्म उद्योग को, कमजोर SC/ST वर्गों को और अन्य लोगों को। क्योंकि बैंक क्या करती है कि गरीब लोगों को लोन नहीं देती है, इसलिए जो है ये MV नायर पैनल के तहत जो है ना 40% जो अभी आदेश दिया गया है कि आप जो है ना बैंकों को कहा गया है आप जो है ना इन लोगों को लोन दो, ये ध्यान रखिएगा। फिर एक जो है ना नायक समिति उतना हाँ ये इम्पोर्टेंट है, एक उर्जित पटेल समिति बना था 2013 में। ये बना था मौद्रिक नीति हेतु, ठीक ना। और इस समिति ने ही सुझाव दिया था कि मौद्रिक नीति का निर्धारण जो है ना होल प्राइस के स्थान पे कंज्यूमर प्राइस पे किया जाए। होलसेल करने के बजाय कंज्यूमर प्राइस पे किया जाए। और इसने ही सुझाव दिया था कि मुद्रास्फीति मैक्सिमम 4%, उसमें या तो +2 हो सकता है या तो -2 हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है ना इसी के सिफारिश के आधार पर एक मौद्रिक नीति समिति का गठन हुआ है। किसके? उर्जित पटेल समिति के सिफारिश के आधार पर। इसमें एक अध्यक्ष होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और आपका जो है और इसमें आपका एक बेसल मानक पढ़ना है, बेसल स्टैंडर्ड पढ़ना है। बेसल स्विट्जरलैंड का एक शहर है जहां ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय है। ये जो ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है एक वित्तीय स्थिरता के समान लक्ष्य और बैंकिंग नियमों के समान मानकों के साथ केंद्रीय बैंकों के बीच सहयोग करता है। तो पूरे दुनिया में जितना भी सेंट्रल बैंक है उसके साथ ये सहयोग करता है ताकि बैंक जो है ना कोलैप्स ना कर जाए किसी देश की। तो ध्यान रखिएगा, पूछता है कि बेसल मानक क्या है। तो बेसल मानक समझिए कि बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरवाइजेशन द्वारा समझौते का सेट है जो मुख्य रूप से बैंकों के लिए जोखिम पर केंद्रित है, जिन्हें वित्तीय प्रणाली में बेसल समझौता कहा जाता है। मतलब कि बैंक को कैसे जोखिम से बचाया जाए, बैंक डिफ़ॉल्ट घोषित ना हो जाए, बैंकों के सब पैसा बर्बाद ना हो जाए, इसके लिए बेसल कमेटी का क्या हुआ है, बेसल मानक उसी के लिए है। तो ध्यान रखिएगा, अभी जो है ना देखिए 3 बेसल मानक आ चुका है। सिंपल आप ध्यान रखिएगा, 3 जो है बेसल मानक 3 आ चुका। पहला ये 1988 में आया था, इंडिया इसको 1999 में अपनाया था। दूसरा 2004 में आया, ये ध्यान रखिएगा। मतलब इसमें सिंपल बेसिक मानक को यही कहा गया है कि कोई भी बैंक जो है ना जितना लोन देगी, लोन देने के बाद भी अपने पास कुछ उसके पास बैकअप पैसा होना चाहिए। उसी को कहा गया क्या, कैपिटल इक्विटी रेशियो, पूंजी पर्याप्तता अनुपात उसके पास होना चाहिए, ठीक ना। लेकिन बैंक जोखिम पर संपत्ति का 9% पूंजी और पर्याप्तता अनुपात अपने पास बनाए रखेंगे। और अभी बेसल 3 चल रहा है, 2010 से लागू हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये अभी बेसल 3 का चल रहा है, ये आप ध्यान रखेंगे।
अब अंतिम एक इसमें पढ़ना है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये क्या है? यदि 90 दिनों से अधिक समय तक मूलधन की किस्त तथा ब्याज का भुगतान अगर नहीं किया गया है, उस संपत्ति को एनपीए कहा जाता है। कृषि क्षेत्र में एनपीए तब घोषित किया जाता है जब मूलधन की किस्त और ब्याज अदायगी तिथि की भुगतान के बाद 2 फसलों तक नहीं आता है। ये डेटा आप याद रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद जो है ना कुछ और एक ध्यान लीजिए, यहाँ पे एक मुद्रा बैंक, ध्यान रखिएगा। मुद्रा क्या है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक है। इसकी स्थापना 2015-16 में किया गया था। इसके तहत 3 प्रकार का लोन दिया जाता है। एक शिशु उद्योग 5,000 तक का लोन, किशोर में 5,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन, और एक तरुण उद्योग के लिए 5 लाख से 10 लाख का लोन दिया जाता है। और इस बैंक की स्थापना संसद के एक्ट द्वारा किया गया है। और इसके तहत छोटे कारोबारियों, छोटे लोगों को लोन, दुकानदारों या सब्जी विक्रेताओं को लोन दिया जाता है। आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। बाकी तो इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर बाकी और कुछ लगेगा तो हमें अलग वीडियो बना देंगे। अभी इतना आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। हाँ, ध्यान रखिएगा, ये चूँकि ये थोड़ा टफ टॉपिक है, इसलिए आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट ये है कि मैं इसको लंबा वीडियो नहीं बनाया हूँ, लेकिन मैं कोशिश किया हूँ कि जो एग्ज़ाम में आवे उतना बता दिया हूँ। आप इसको वीडियो को 1 बार 2 बार देख लीजिएगा। 1 या 1.5 घंटे का वीडियो है। और यहाँ अगर इसको समझने के बाद आप बाकी इकोनॉमिक्स के और क्वेश्चन आपको बनाने में काफ़ी क्या होगा, मदद मिलेगा। इकोनॉमिक्स का वीडियो मैं 2 या 3 और बना दूंगा। इसके पहले जो मैं वीडियो बनाया, कृपया कर उसको देखने के बाद इसको देख लीजिएगा। 3 वीडियो हो चुका है, अभी 2-3 वीडियो और बना दूंगा, पूरा इकोनॉमिक्स मेरा खत्म हो जाएगा। तब तक इस वीडियो में विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।